आज ही आ गया भारतीय साहित्य की महानता। ये आपके पास जो बुक है, इसमें पेज 450। जो कलाएं आंख के द्वारा अंतरात्मा को आकर्षित करती हैं, वो हैं वे किसी जाति के आंतरिक भाव, उसकी सौंदर्य वृत्ति और उसके सृजनात्मक मन की एक विशेष रूप से केंद्रित अभिव्यक्ति पर पहुंचने में सक्षम होती हैं। इंद्रियां जो हमको दे रखी है, उनका एक सब्लिमेशन किस तरीके से हो सकता है, ये एक्चुअल में इंद्रियां हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। ये ऐसी चीजें दे रखी है या अपने आप को कैसे सुप्रीम रियलिटी के संपर्क में लेके आए, उसके लिए सारा प्रयास टोटल इसी का है। इंद्रियां हैं वो अपने आप में देख नहीं रही। इंद्रियां हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट करती है। एक्चुअल इंद्रिय हमारे अंदर है मनस। ये तो विवेचन खूब अच्छे से हो चुका। इवन भौतिक इंद्रियां भी, ब्रेन नहीं अगर काम करे, आंखें क्या, अगर उसकी रेटिना के ऊपर कोई चीज पड़ती भी है, वो तो रजिस्टर करेगी नहीं। आपके कान हों पर आप उस समय दूसरी चीज में हो, सुनता ही नहीं है। त्वचा को जो है वो टच नहीं होता। तो आप इस दृष्टिकोण से देखो कि हम इस सारे जगत के, इस संसार के संपर्क में आते किस तरीके से हैं। हमको लगता है ऐसे है, ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं है, सीधे-सीधे विवेचन की बात है ये। ये तो विज्ञान कह रहा है कि भौतिक तत्व जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेन बात है कि आप इसका बनाते क्या हो, निष्कर्ष क्या निकालते हो इन बातों का? भई आध्यात्मिक बातें सारे के सारे कर रहे हैं, निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, क्योंकि अभी चेतना केंद्रीभूत तो वही की वही हैं। ये शिफ्ट जब तक नहीं आता, तो जो कलाएँ आँख के द्वारा अंतरात्मा को आकर्षित करती हैं, तो सूरदास जी को कौन-सी चीज़ ने आकर्षित किया? वो अगर रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो क्या बिना आँख के रूप बचता है? तो भौतिक आँखों की बातें चल रही है या फिर और सूक्ष्म आँखों की, या भौतिक आँख को खाली एक माध्यम बनाया जाता है? ये एक विचार करने की बात है। मैं धीरे-धीरे आपको खाली एक एक दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि एक शिफ्ट अब इसमें आ गया कि यहाँ तक तो हम तई काम कर रहे थे इस पे, कला पे। तो यहाँ श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं, जो कलाएँ आँख के द्वारा अंतरात्मा को आकर्षित करती हैं, सारा प्रयास खाली इसके लिए है, सारी एजुकेशन इसके लिए, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व इस चीज़ के लिए ही है कि आपकी अंतरात्मा को कैसे ये जो सुप्रीम ट्रुथ है उसको रिवील किया जाए, उससे कम्युनिकेट किया जाए। आपकी आत्मा को कैसे ये जो सत्य है या क्या है, हम नहीं जानते। हमारी डीपेस्ट इंटेलिजेंस, आज तक के जितने भी वेद, पुराण कुछ भी आए हों, सब टोटल प्रयास ये है कि आप ऐसी चीज़ को रिवील करो, उसके नज़दीक जाओ, जो अपने आप में यूँ तो ज्ञान से परे है। आप परमात्मा बन सकते हो, पर उसको जान नहीं सकते। ये तो 12वें वॉल्यूम का पहला ही कोटेशन है। क्योंकि मैं स्वयं अनंत हूँ, पर मैं जान नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसी फैकल्टी है जो, उसकी एक सीमा है भई। उसकी तो एक सीमा है। अब ज्ञान एक सीमा तक लेके जा सकता है। आप बन सकते हो, जान नहीं सकते। 12वां वॉल्यूम यही तो कह रहा है सर्टिट्यूड्स के अंदर। ये बातें अब यहाँ कैसे रेलेवेंट हैं, ये भी अपन कुछ यहाँ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये ही बात अगर साहित्य कर रहा हो, साहित्य कर क्या रहा है वैसे? सर्टिट्यूड्स इन द डीप।
there is a greater deep. In the heights, a greater height. Sooner shall man arrive at the borders of infinity than at the fullness of his own being. अनंतता की सीमाओं पे तो मनुष्य हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, पर अपनी ही सत्ता की परिपूर्णता कभी नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आरोहण का कोई अंत नहीं है। इसलिए फंडामेंटली आरोहण करके आप ईश्वरत्व के अंदर जा सकते हो? नहीं, वो तो डिसेंड होगा ऊपर से। फॉर दैट बीइंग इज इंफिनिटी, इज गॉड। ये तो अनंत है यात्रा। आप कोई फाइनल टर्मिनस कैसे कह सकते हो इसमें? आरोहण का तो कोई इसमें अंत नहीं हो सकता। आई एस्पायर टू इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट ब्लिस। कैन आई अटेन इट? यस, बट द नेचर ऑफ इंफिनिटी इज that it has no end. Say not therefore that I attain it, I become it. Only so can man attain God, by becoming God. इसी के अंदर बाद में ये बात ये है ना सारा, हम जान नहीं सकते, ये जानने का विषय नहीं है। हाँ, बन जाने का विषय तो है। बुद्धि एक सीमा तक जा सकती है। जो कलाएं आंख के द्वारा अंतरात्मा को आकर्षित करती हैं, और यहाँ भारतीय कलाकार ने उस आकर्षण को, जो सामान्य आकर्षण है आंखों का, उसको जानबूझ के दबा दिया। तो आंखें क्या देख रही हैं या क्या देखने में सक्षम हैं, और एक्चुअल में आप देखते किस तरीके से हो, ये तो इस पे है ना कि रेटिना के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ा, वो तो हर 20 जनों 50 जनों सबके लगभग वही इंप्रेशन पड़ेगा। आप उसको और उसको लेके आपने हू बहू रेप्लिकेट किया तो आप सेम वही चीज बना दोगे, पर एक्चुअल आपकी चेतना ने क्या देखा और क्या बनाया, तो आपके ही अलग-अलग आंतरिक क्षण होंगे, उसमें आप ही। भई दूसरे क्या कहेंगे, ये कैसे पता चले हम 4 जने एक ही साहित्य या एक ही कला देख रहे हैं? तो भैया एक काम करो, तुम एक पेपर पे बना दो, और हूबहू आपने वैसी की वैसी बना दी, तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? कुछ नहीं हुआ। पेपर पे बनाने से तो वो तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। आपकी चेतना ने उसका क्या बनाया, उसको कैसे अभिव्यक्त करो आप, प्रयास कर सकते हो। तो हर व्यक्ति अपनी आँखों से भी अपनी चेतना की अलग-अलग स्थिति, अलग-अलग वो कहाँ खड़ा है, ये बिल्कुल अलग दिखता है। यही बात साहित्य के अंदर है, हर चीज़ के विषय में, जीवन के विषय में। मूल मुद्दा तो जीवन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही चीज़ है। तो जो कलाएँ आँख के द्वारा अंतरात्मा को आकर्षित करती हैं, अब ये भारी बात है, कैसे हमको आकर्षित करती है चीज़ें? आँखों को तो वस्तुएँ नज़र आती है, आँख को तो विचार भी नज़र नहीं आता। आँखों को तो जो बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है। विचार यदि आपने डेवलप किया और उसके माध्यम से अब आँखें वैसा देखनी शुरू करें, ये कल्टीवेशन है, ये अलग चीज़ है। अब आँखें वो देख रही हैं, जो आपकी बुद्धि चाह रही है वो देखे। इनफैक्ट होना ऐसे ही चाहिए। आपके हायर भाग इनको डिक्टेट करें कि तेरे को जगत को देखना ये है। नहीं तो आप चले गए, वहाँ आपने एक कोई मिट्टी देखी, कोई स्थान देखा, कुछ भी देखा, बात देखी नहीं। जाके देखा यहाँ समाधि है या ये आश्रम है, जगह है, पर आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। व्यक्ति से मिले, उसमें क्या देखते हो आप उस व्यक्ति में? भई आँखें अगर प्योरली फिज़िकल सेंस की बात करो तो चाहे किसी भक्त की हो, किसी हो, वो देखेगी कैसे? ये मैं तो खाली एक प्रश्न ऐसे उठा के हम कभी इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, न कहीं ये चर्चा इस तरीके से होती। ये एक्चुअल में ये सारी खाली इंद्रियाँ नहीं, पूरा ढाँचा हमारा। क्योंकि इंद्रियाँ तो खाली रिपोर्ट करती हैं मनस को। एक्चुअल जो सेंस है, वो तो मन है, माइंड नहीं, मनस। अब यहाँ ये एक टर्मिनोलॉजी की समस्या है, उनके पास ये नहीं है ये टर्म्स। तो आत्मा को आकर्षित करती हैं। इनफैक्ट ये सारा प्रयास इस जगत का है ही यही, टोटल। और कल्टिवेटेड
और कल्चर्ड आदमी कौन है? वो उतना ही कल्चर्ड है जितना कान के माध्यम से, आँख के इन इंद्रियों और इंद्रियों से ज़्यादा मन के माध्यम से, मन से ज़्यादा बुद्धि के माध्यम से और फिर बाद में आपकी डीपेस्ट जो चीज़ है, उसके माध्यम से। जब आप इसको देखने लग जाते हो, ये आपका कल्टीवेशन है। वे किसी जाति के आंतरिक भाव, जो उस जाति का आंतरिक भाव है, उसकी सौंदर्य वृत्ति, एस्थेटिक्स, और एस्थेटिक्स को भी कैसे डिफाइन करें, ये बहुत सुंदर है। ये बात एक व्यक्ति भारत के अंदर खड़ा है, उसके लिए सुंदरता के अलग मानक हैं, दूसरी जगह खड़ा है, उसके सुंदरता के अपने मानक हैं। यूनिवर्सली कैसे कोई चीज़ सुंदर क्या कहें? जितनी ही डीप से आ रही है, उसकी उतनी सुंदरता है। तो किसी जाति के आंतरिक भाव, उसकी सौंदर्य वृत्ति और उसके सृजनात्मक मन की एक विशेष रूप से केंद्रित कला तो जो है, विशेष एक स्पेशल एप्लीकेशन है, अभिव्यक्ति पर पहुँचने में सक्षम होती हैं। परंतु उसके साहित्य में ही हमें उसकी सबसे लचीली और बहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति की खोज करनी होगी। लचीली, लचीली क्यों? शब्द में इतनी चीज़ छिपी होती है। अरे! इस शब्द के माध्यम से ही तो हो रही है अभी सारी बात। जहाँ हम रोक रहे हैं उसको धीरे से, उसमें आप विज़ुअलाइज़ करते हैं, उसके परे देखते हैं, विचार उठता है। ये प्रक्रिया बड़ी ही इंट्रिकेट है और श्री अरविंद ही इसके विषय में इस तरीके से बताते हैं। और तो जनरली आप देखेंगे, एक्चुअल में तो जितनी गहराई पे जाते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि इन्होंने जिस तरीके से अभिव्यक्त किया है, ये अभिव्यक्ति बात अभिव्यक्ति की भी नहीं है। वो उनको सेंस ही नहीं है, वो उस जगत में नहीं है। तो सबसे लचीली और बहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति की खोज करनी होगी साहित्य में, किसी संस्कृति के साहित्य में ही हमें उसकी खोज करनी होगी। क्योंकि सुस्पष्ट अलंकार की अपनी समस्त शक्ति या गुप्त संकेतों के अपने समस्त सूत्रों के साथ प्रयुक्त किया गया शब्द, अलंकार की अपनी समस्त शक्ति। अब अलंकार आप किसके साथ उसको कैसे अलंकृत करेंगे, विभूषित करेंगे, मतलब उसके रूप को सामने कैसे लेके आएँगे? कोई भी रूप अपने पीछे कोई चीज़ को लिए हुए है, जो भी वो लिए हुए है, वो भौतिक रूप भी नहीं है, अपने पीछे वो क्या चीज़ को छिपाए है और उसके पीछे विचार। आप उसी स्थान के अंदर रह के, उस स्थान में नहीं रह रहे होते, आप अपने ही विचारों में, अब इसमें निर्भर करता है कि वो विचार क्या हैं, वैसी दुनिया है। तो सुस्पष्ट अलंकार की अपनी समस्त शक्ति, एक व्यक्ति भाव उसके ठीक है, अभिव्यक्ति नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। दूसरे, श्री अरविंद शब्दों के ऐसे प्रयोग के द्वारा अपनी बात को यों मूर्तिमान कर देते हैं, सामने ले आते हैं, उसको अभिव्यक्ति प्रदान कर देते हैं। भई, भारतीय संस्कृति के बारे में शब्द अभिव्यक्ति तो है, और श्री अरविंद ने कौन से कोई लाके फ़ोटो खींच ली या कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर जा, कुछ नहीं। सीधे-सीधे उन्होंने तो लेख लिखे, जो वर्णन उन्होंने चित्रों वगैरह के करे हैं, वो भी खाली वर्णन किए, उन्होंने तो कोई ये नहीं कि ला के ये चित्र यहाँ रखो, वो तो बाद में प्रिंटिंग के अंदर दिए हैं उन्होंने। तो ये जितनी भी अभिव्यक्ति है, क्या है उसमें? अलंकार, और अलंकार से ज़्यादा एक ऐसा तत्व, आप उसको खोलते रहो। एक लाइन सावित्री की या श्री अरविंद का एक सेंटेंस, कोई भी, कुछ भी, माँ कह रही है कि कितनी बार मैंने पढ़ लिया, हर बार, और कोई चीज़ किसी चीज़ को महत्ता कौन-सी बात है जो प्रदान करती है? हर चीज़ को, आप चाहे पेंटिंग हो, चाहे साहित्य हो, कला हो, कुछ भी हो, वो है कि उसमें आप कितने, पहले तो आधार की प्योरिटी हो, फिर आप किसी सत्य के साक्षात्कार में आए हों। वो सत्य कितना एकांगी है, या और बहुत सारी चीज़ें वो कंटेन करता है, जैसे गीता है सर्वांगीण है।
और क्या वो खाली पढ़ा-पढ़ाया, सुना-सुनाया ही चीज़ है, अनुभव नहीं करी गई, जैसे कि लगभग सारी ही किताबें होती हैं। मौलिक अनुभव होता है उसके अंदर कुछ, मान लो राई बराबर, बना देते हैं उसका पहाड़ जितना। तो वास्तव में जो खरी चीज़ है, वो एक दर्ज करती है उस डिविनिटी को, उसको एक साक्षात्कार हुआ, कोई चीज़ उसको रिवील हुई। वो जो रिवील हुई उस चीज़ को यहाँ अभिव्यक्ति प्रदान हो, उसके लिए सबसे शक्तिशाली चीज़, ये कह रहे हैं सबसे लचीली जो चीज़ है, वो है स्पीच। क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें वाक शक्ति के द्वारा, शब्द के द्वारा क्रिएट हुई हैं। तो आप कहते हो ये जो सृष्टि है वो नाम रूपात्मक है। भगवान जो है यहाँ नाम और रूप, रूप है तो उसका निश्चित नाम है, संस्कृत उस चीज़ को उसी नाम को पुकारती है। हम भाषा के इर्द-गिर्द क्योंकि बिल्कुल नया है, हम बैकग्राउंड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहित्य में ही हमें उसकी सबसे लचीली, लचीली कैसे भई? एक ही शब्द है, वो इतने चीज़ें आपको इतना बात शब्द की नहीं है। अब इस समय हम कोशिश करें ट्रेस करने की, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। वो शब्द अपने आप में यूँ देखो और डाइसेक्ट करो तो क्या अर्थ निकलता है? अगर इंडिविजुअली जितने भी हम भाषा में अभी शब्द काम में ले रहे हैं, पर ये जिस तरीके से इर्द-गिर्द घूम रहे हैं उस विचार के, और कई बार वो एकदम डिसाइसिवली विचार को हम पिन पॉइंट हाँ, ये है। बिल्कुल, ये एक शब्द में आपने सारी बात, और पहले हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिश कर रहे थे उसको बिल्ड अप करने की। और जो दूसरा व्यक्ति है, वो धीरे-धीरे जो जो अभिव्यक्ति हो रही है शब्द के माध्यम से, यदि अपने आप को उसमें डाल देता है, वो भी उसके साथ यात्रा करता है। तो किसी प्लॉट के अंदर आप किसी कोई कहानी है या कोई साहित्य है उसमें प्रवेश करते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके साथ आपका भी उत्थान चलता है। बहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति, बहुमुखी, एक स्तर पे थोड़ी है। अभी ये जैसे अपन ने कहा, यूँ तो साहित्यकार बड़े अच्छे हैं ये। आप कह दो महादेवी वर्मा या हिंदी के और पता नहीं, दिनकर, ये वो। पर अब कितनी भी बढ़िया अभिव्यक्ति करी हो, उनको कैसा भी पुरस्कार मिला हो, अब श्री अरविंद के सामने कैसे रख सकते हैं? तो बहुमुखी और बहुस्तरीय, एक स्तर के ऊपर भी, भौतिक स्तर के ऊपर भी एक ट्रेवलोग है, उस ट्रेवलोग को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? क्योंकि ये इसके ऊपर पहले तो आप भीतर से कितने स्तर के ऊपर अवेक हो, एक, आप में उसको ऑब्जेक्टिफाई करने की, उसको एक्सप्रेस करने की कितनी जबरदस्त शक्ति है। ये दोनों आके मिलें, आप शब्द के भी जादूगर हो और आप भीतर प्रवेश करने के भी जादूगर हो। ये ही जगत है। अपने आप में ऑब्जेक्टिवली क्या है? कुछ नहीं। बाकी तो आप किसके संपर्क में आते हो? भौतिक वस्तुओं के, बस। क्योंकि सुस्पष्ट अलंकार की अपनी समस्त शक्ति, अलंकार, अलग-अलग तरीके के अलंकार, और वो अलंकार भी किस लिए? उसको केवल विभूषित करने के लिए नहीं, उसके अर्थों को और कैसे लेके आएँ, उसके लिए हैं वो अलंकार। तो कई स्तोत्र ऐसे हैं या संस्कृत के श्लोक ऐसे हैं, मंत्र इस तरीके के हैं या कुछ ऐसी रचनाएँ हैं, शौरी की रचनाएँ हैं, आप फेल नहीं हो सकते, उसको पढ़ोगे तो कुछ न कुछ आपके आएगा उसमें से। स्तोत्र हमारे संस्कृत के अंदर इस तरीके के हैं, उनका अपना प्रभाव है। आप जाने न जाने उसकी रिद्म इस तरीके की है। आपको वो भाषा नहीं भी आ रही, तो भी आपको इतना एन्चांटिंग लगेगी वो। तो उसका वो अलंकार है, शब्दों की आवृत्ति किस तरीके से हो, और ये सारा किस चीज़ को सामने लाने की कोशिश कर रही है, ये सारी बातें, जिस तरीके से ये जगत का निर्माण हुआ है। शब्द उसको कोशिश करता है, उसको करस्पॉन्ड करने की, उसके अनुरूप होने की। तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी गुदगुदाती हैं। इससे आप रियलिटी के संपर्क में आते हो इन सारे माध्यमों से।
तो इसलिए उसमें क्या है, अलंकार की अपनी समस्त शक्ति या गुप्त संकेतों के अपने समस्त सूत्रों के साथ हम क्यों, मतलब ऐसी क्या बात है इसमें, इन सेंटेंसेस के अंदर बार-बार यूँ पढ़ के गुज़र जाओ इसमें। गुप्त संकेत हैं इसके अंदर। और अभी श्री अरविंद तो जो भाषा के तो भी जादूगर हैं। इसके अंदर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो तो हमारी क्षमता से बिल्कुल परे है। और अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा यहाँ इस पे रख पाए, तो ये साहित्य का पूरा जो हमारा जाने वाला है, कुछ हमारे हाथ लगे। और आज के बाद साहित्य में जैसे कला के विषय में एक एस्टेब्लिश हो गई, डीप डाउन, भले वो चीज़ें आपको रोज़ आपकी फ्रंटल कॉन्शसनेस में न हों, पर फंडामेंटली ये एस्टेब्लिश हो गई, अरे कला ऐसी चीज़ नहीं है। वैसे ही साहित्य के विषय में, भई अभी तो जैसे हम सामान्य तरीके से जीवन जी के चले जा रहे हैं, वैसे ही सामान्य तरीके से पुस्तक पढ़ के चले जा रहे हैं। सब जगह अध्ययन सत्र हो रहे हैं, सब जगह पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। तो फिर बाद में ये गैप क्यों है? माँ श्री अरविंद की वाणी और एक्चुअल जीवन, भई इसमें तो एक, ये तो साफ-साफ है, ये कोई कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छिपी है। भई जिससे भी, जैसे कल कहाँ प्रयागराज में मेरी बात हो रही थी। वहाँ वो कह उन्होंने अपने से ये मँगाई ये पुस्तकें। क्या जी, सारे के सारे कोई भी पढ़ने में हम सत्र करते हैं, हर सप्ताह करते हैं, केंद्र पे भी करते हैं, मेरे अपने घर के ऊपर भी करते हैं। वो अपनी स्थिति बता रहे थे। तो ये एक आम है ये चीज़। वो चाहे सत्र कर रहे हों, वो तो है साहित्य की तो बात कर रहे हैं। उन विचारों की, श्री अरविंद के विचारों की ओर की, गुप्त संकेत नहीं पहुँच रहे वहाँ तक, वो क्लिक नहीं कर रहे। हमारी भी काफ़ी स्थिति यही है। इतना मेहनत करते हैं तब जाके कुछ कुछ कोई एक चीज़ टच होती है तो होती है। इसी के लिए फिर बाद में वो कहते हैं आप प्लंज लो इसके अंदर। तो द्विज के लिए फिर बाद में वो रिवील करता था वेद। ये बहुत फंडामेंटल बात है। जब तक आप इसके अंदर नहीं प्रवेश करते, ये सारे गुप्त संकेत हैं, आपके लिए बंद हैं। आप सोचते हो साहित्य के अंदर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ ये हो रहा है, वो वो यात्रा जीवन भर भी चलती रहेगी आपकी, क्योंकि ये तो अनंत है। एक कण में आप घूमते रहोगे, उसमें क्या दिक्कत है? एक प्रोग्रेशन का एहसास हो जाएगा। भई जब साइकोलॉजिकली ही मैनिपुलेट करनी है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? जैसे अर्जुन ने कहा, "भई ये माया बताओ, माया।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा।" तो कहा, "ठीक है, चल पहले नहाए आते हैं अपन।" नहाने चले गए। अब भगवान कृष्ण डुबकी लगा के आके तो कहा, "अभी अब मैं जाए आता हूँ।" डुबकी लगाई, नीचे के लोगों के अंदर पकड़ के ले गए। वहाँ ले गए और वहाँ उसको उसी समय कोई राजा की मृत्यु हो चुकी थी, उसको राजा बना दिया। अब वहाँ रानियाँ वगैरह सारी की सारी रानियाँ हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अब वहाँ एक दिन बैठे-बैठे कोई इस तरीके से याद आई, अरे यार! ये क्या हो रहा है? वापस वहाँ से, ओहो! ये कहाँ प्रपंच के अंदर फँस गए। निकल के आया, पता चल रहा है यहाँ भगवान अपनी धोती की लांग बाँधने के लग रहे हैं। तो कहे, ओहो! ब इतनी सारी रानियाँ हो गई, राज्य कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप तो अभी धोती की लांग बाँधने के लग रहे हो। यही है। तो हम में से जो लोग ये कहते हैं, हाँ, ये इससे भी प्रोग्रेशन हो रहा है, इससे भी प्रोग्रेशन हो रहा है, उसको ये मैनिपुलेट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जो सारे भौतिक प्रतीति बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारी चीज़ों का निर्माण, मतलब खाली सबके अलग-अलग मेंटालिटी, अलग-अलग साइकोलॉजी का निर्माण कर दिया। उसको ये मैनिपुलेट करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? ये एहसास मेरे को हो जाए। पर इसमें कहीं न कहीं बुद्धि से ये तो समझो कि कोई बैरियर ऐसा है जो आपको प्लंज लेने से रोक रहा है। वो आज भी रोक रहा है, कल भी रोकेगा। तो फंडामेंटली ये जिस दिन समझ में आ जाए, अरे यार! अपने साथ तो ये बदमाशी चल रही है। अब मेरे को इसमें प्लंज लेना है। तो आपके लिए ये उषा आ गई। नहीं तो ये अनएंडिंग, ये चलता रहेगा भई।
आपको ये एहसास करता रहेगा। 70-70, 75, 80 साल के लोग ये कह रहे हैं, हाँ, हमारा ये चल रहा है। तो यार तुम प्लंज पे कब आओगे फिर? दूसरा भी कहता है, नहीं, नहीं, ये स्कूलिंग है। ठीक है। माँ श्री अरविंद कहीं इस तरीके की कोई दलील नहीं देते। वो तो कह रहे हैं हमको अभी इसी इसी जीवन में, वी वांट इट राइट नाउ इन दिस लाइफ ओनली। तो वो कुछ कहना तो चाह रहे होंगे। जब आप उनके संपर्क में आ गए, मैं ये गुप्त संकेत की बात कर रहा हूँ। आप जिसको गुप्त संकेत मान बैठते हो, वो उसकी साइकोलॉजी मैंने बता दी। क्योंकि ये मैनेज करना बहुत आसान है, अभी साइकोलॉजिकली तो मैनेज करना है इसको। बाहर तो कोई चीज़ करनी नहीं। तो आपको कोई भी चीज़ गुप्त लग सकती है, कोई भी चीज़ ओकल्ट लग सकती है, गुह्य लग सकती है, आध्यात्मिक लग सकती है, अंतरात्मिक, कुछ भी लग सकता है। जब तक कि डिसाइसिवली ये भाव या ये चीज़ नहीं आ जाती जीवन में, ये फ़र्क कर देगी कि आप एक्चुअल साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हो या खाली उसके भूतहा रूप प्राप्त कर रहे हो। ये एग्ज़ैक्टली यही बात, क्योंकि साहित्य के विषय में इस पुस्तक में तो खाली चयन 20वें वॉल्यूम से आएँगे। ये जो चयन आएँगे क्रोनोलॉजिकली 20वें वॉल्यूम से आएँगे, क्रोनोलॉजी से। तो उसमें जितना लिया जा सकता है उतना लिया गया है। पर हम अब भारतीय साहित्य, तो अपनी जो ये पुस्तक है, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता, नटराज की मूर्ति वाली, उसको बार-बार रेफ़र करेंगे, जो इससे एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो उसमें देखेंगे। पर ये एक चीज़ आप समझो बहुत डीप डाउन, कि जिसको आप कहते हो कि मेरे को हाँ, ये थोड़ा टच प्राप्त हुआ, थोड़ा ये हुआ, ये मैनेज करना बहुत आसान है। आपको दर्शन भी हो सकते हैं, आपको वाणी भी सुनाई दे सकती है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो बहुत ईज़ी है मैनेज करना। माताजी को मैनेज करना, मतलब वो माताजी के सामने श्री अरविंद का रूप धर के आ रहे थे, ऐसे-ऐसे सजेशन माँ ने कहा, "अरे! मेरे को ये सजेशन ऐसा दे सकते हैं।" अब सामान्य व्यक्ति की बेचारे की बकत क्या है? वो कह रहा है मेरे अंदर ये प्योरिटी है, मेरे अंदर ये है। बताओ, जगदम्बा को आके कि मेरे से उन चीज़ों की माफ़ी मँगवाई जो मैंने कभी अपराध किए ही नहीं भई। पर क्योंकि श्री अरविंद का रूप धर रखा था, तो जगदम्बा भी गर्दन नीचे करके वो स्वीकार कर रही है, हाँ। और क्या, जब वो चले गए तो दूसरे श्री अरविंद, जो एक्चुअल श्री अरविंद है, वो आए। तो भीतर से वो जान तो रही थी क्या हैं, गुप्त संकेत। तो ये गुप्त बोलने से हमको लगता है कि हम गुप्त संकेत पकड़ रहे हैं, ये नहीं। और ये कभी भी आपको, अगर आप साइकोलॉजी के अंदर सोचते हो कि मेरे को गुप्त है, तो उसको तो मैनेज बहुत ईज़िली किए जा सकता है, बस। अरे! सारी तो चालित हैं इससे, पूरा विश्व और हर व्यक्ति उसका, इन्हीं से तो बहुत अच्छे से खूब ये शक्तियाँ उसको मैनेज करना जानती हैं। तो गुप्त संकेतों के अपने समस्त सूत्रों के साथ प्रयुक्त किया गया शब्द, उस शब्द के साथ अपने सारे गुप्त संकेत, जो गीता के अंदर क्या बात है, कोई इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है? क्योंकि सावित्री तो अपने आप में, वो तो है, पर गीता के ऊपर तो कितने लोगों ने टिप्पणी करी है। एक ही आप उसको उठाओ, और इसके अंदर इवन कृष्ण प्रेम जैसों ने भी प्रयास किया है, योगा ऑफ गीता। और श्री अरविंद ने देख के कहा, "अरे! इनसे तो अब आशा अपन कुछ बेटर चीज़ की कर रहे थे।" जबकि वो व्यक्ति पढ़ चुका श्री अरविंद की, और कह रहा है कि ऐसा निरूपण त्रिविध पाथ का मैंने आज तक नहीं देखा। ज्ञान, कर्म और भक्ति, जो मास्टरफुल तरीके से श्री अरविंद ने, और श्री अरविंद की गीता जब उनको मिल गई, अब उसके बाद भी अब आप ये देख सकते हो कि भ्रम कहाँ तक जा सकता है, या कोई कहाँ तक क्या चीज़ जा सकती है। हमारा इसमें कोई प्रवेश नहीं है, हम इसको नहीं जानते। हम तो जो श्री अरविंद ने कहा है, उसके माध्यम से ये कह रहे हैं, उससे जो साफ-साफ अर्थ निकल के आ रहा है, वो ये है। और किसी दूसरे की तो बात ही क्या कहें, जो कृष्ण प्रेम के बारे में सुपरलेटिव्स के अंदर बात करते हैं, कि इसके अंदर क्या एक चीज़ है, कि कितनी तेज़ी से ये सत्य तक जा पहुँचा, कोई विशेष बात रही होगी। श्री अरविंद ने कहा अदरवाइज़ अनुभव आपको अनंत हो सकते हैं, कि आप वॉल्यूम के वॉल्यूम भरो, पर सत्य के पास पहुँच जाओ, ये एक दुर्लभ चीज़ है। अनुभव होना तो
अनुभव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एज़ सच। अनुभव खूब हो सकते हैं और इनफैक्ट हो ही रहे हैं हर व्यक्ति को अपने स्तर के। इनफैक्ट सो कॉल्ड आध्यात्मिक अनुभव आपको खूब प्रचुरता में हो सकते हैं और फिर भी आप डिसाइसिवली कि ये सत्य है उसके ऊपर अपने आप को दे पाओ, ये एक बहुत अलग शक्ति है आत्मा की। तो गुप्त संकेतों के अपने समस्त सूत्रों के साथ प्रयुक्त किया गया शब्द ही अभिव्यक्ति के अंदर आंतरिक आत्मा के विभिन्न सूक्ष्म भेदों। अब ये मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा कोशिश कर रहा हूँ। शब्दों का ही तो अपन माध्यम काम में ले रहे हैं। इसमें एक्सप्रेशंस भी हैं, इसमें और चीज़ें भी हैं। शब्द के साथ-साथ और कई चीज़ें हैं। आप भई उतना ही आपके पास पहुँच पा रहा है, उससे आगे नहीं पहुँच पा रहा है। यदि आपके कोई कमिटमेंट नहीं है, तो वो एक स्तर तक पहुँच रहा है, उससे आगे उसकी पिक्चर ही नहीं बन रही। मेरे टीवी के अंदर अगर खूब सारे 3D ये डी, वो डी, चाहे कितने भी और कितने भी रंग हों, टीवी मेरा ब्लैक एंड व्हाइट है और वो भी पुराना है, झुर्रियाँ आ रही है उसमें बीच-बीच के अंदर। तो आपकी कितना भी हो, आपके कोई 3D मेरे को चश्मा लगाऊँ और लगाऊँ, इसमें तो मत लगा भैया, इसमें तो जो दिख रहा है, वही बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है, सो है बस। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक गहराई में इसके अंदर हमको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा साहित्य हमारा, सारा जितना भी अभिव्यक्ति का क्रम रहा भारतीय संस्कृति में, सारा इसमें है, साहित्य में है। और श्री अरविंद कह रहे हैं, इस संस्कृति का निर्माण ये किया, तो यदि आप इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो इसको और गंभीरता से तो ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति के अंदर आंतरिक आत्मा के विभिन्न सूक्ष्म भेद हैं। कैसे बताओ आप? भई उसको ये कह दिया माधव आशीष को कि एक काम कर ये लाइब्रेरी हल्की कर और फेंक दे ये, कचरा जो है। उन्होंने कहा जी मेरे को क्या पता? आप सोचो कि वो पुस्तक जिसने लिखी होगी थोड़ा बहुत तो शब्द की शक्ति तो उसने प्रयोग करी है, विचार की शक्ति भी उसमें काम में ली है। पर उसमें कुछ है नहीं, वो कह रहे हैं यार कुछ है नहीं सब्सटेंशियल इसके अंदर। ये ही बात हमारे जीवन की है। तो सूक्ष्म भेद हैं इसके, स्वभाव, आंतरिक आत्मा के सूक्ष्म भेद, आंतरिक आत्मा का स्वभाव, प्रचुर गूढ़ार्थ को अत्यंत सूक्ष्म और विविध रूप में हमारे सामने प्रकट करता है। सूक्ष्म और विविध रूप में ये हमारे सामने। अब श्री अरविंद कह रहे सावित्री के लिए मिनिमम मैंने स्तर ओवर माइंड रखा। अब उसको पढ़ लो चाहे, हमको तो कुछ सेंस नहीं आता कि ये कौन-सा स्तर है, कौन-सी क्या बात है। और कोई दूसरी चीज़ें हो सकता है हमको बड़ी गुदगुदा दें, उसको हमको ऐसा महसूस करवाएँ और वो बिल्कुल सामान्य एकदम मानवीय चीज़ की हो, खाली उसमें आपने अलंकारों का प्रयोग ऐसे बार-बार, बार-बार, अलग-अलग अलंकार हैं। आप कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया। जैसे कि ये आपके जो ये कवि सम्मेलन में वो बोलते हैं, विटीनेस होती है उसमें भाषा की, तो आपको कितना अच्छा वो लगता है। कई तरीके की ये कव्वालियाँ बोलते हैं, कई तरीके के ये और चीज़ें हैं। मतलब कुछ नहीं है उसका एज़ सच। मतलब उसका खाली आपके सामान्य बिल्कुल सामान्य जीवन से संबंधित रहती है। हाँ, वही फिर बाद में आपके सूफ़ी वाणियाँ हैं या डीप आपके मीरा का संगीत है। वो उसके अ, एक छोटी-सी बात है, पर अगर आप उस जगह होंगे, अब का पायो जी मैं तो गुरु चरणों में विश्राम। जिसने अभी तक इस चीज़ को महसूस नहीं किया, वो इस भाव को समझ ही नहीं सकता। क्या पकड़े इस चीज़ को? इस चीज़ को मतलब इस बात को पकड़ नहीं सकता ना। तो इसका सूक्ष्म एक चीज़ है, वो हमारे सामने और विविध रूप में मेरा भाव उसके प्रति क्या है? अगर मीरा का समग्र साहित्य आप देखो, कितने विविध रूप से, ये थोड़ी वो एक ही चीज़, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यूँ तो सामान्य सी लाइनें लगती हैं, आप बोलो, वो आती है क्या बात? और वही जब आप भाव की उसके अंदर मूव्ड हो और उस समय वो एक-एक शब्द आपके लिए जी उठता है, वो जीवंत हो उठता है, तो वही शब्द
अरे भाई, वही पेंटिंग जो हम कल बात कर रहे थे, क्या अर्थ है उसका? इतने सारे वर्णन के बाद भी वैसी वो शब्द है। शब्द तो ऐसा गहरा वार करता है, ये कह रहे हैं कि इतना भीतर प्रवेश करता है, एक शब्द, शब्द की तो बात है सारी की सारी, कि गुरु आपके कान के अंदर, आपका गुरु मंत्र चाहे वो प्रचलित हो, पर वो ही मंत्र आपको जब कान के अंदर देता है, वो आपके पट सारे खोल देता है वो मंत्र। और ये एक जने की बात नहीं है, कितने जने हैं जिन्होंने मंत्र प्राप्त किया और वो तुरंत किसी भाव में चले गए, किसी उस चीज़ के अंदर चले गए। चैतन्य महाप्रभु की यही बात है। कितने-कितने लोगों की ये बात है। आप कहे यार वही है ये तो, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय या जो भी है आपको, तो आपको यार वही तो है ये। अरे वो नहीं है भई, उसके पट खोल दिए इसने। तो इसका मतलब भाषा कुछ और हमको रिवील कर रही है। इन सारी चीज़ों से मैं तो कह रहा हूँ, वो क्या कर रही है वो तो एक दूसरी बात है। वो तो खाली आप पदार्पण करोगे तो उससे एक डीपर इसमें प्रवेश कर सकते हो। बाकी ये बातें तो और थोड़ी-सी लेयर्स आपकी इधर-उधर, उधर-उधर। ठीक है, एक तैयारी मानसिक रूप से हो जाएगी। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आप जीवन भर भी करते रहोगे तो इसको खूब अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। इसको बढ़िया मैनेज किया जा सकता है। उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। डिसाइसिवनेस आ जाए क मैं तो अभी करूँगा माँ के लिए। जो होनी हो सो हो, देखी जाएगी। वो मैनेज नहीं हो सकती वो चीज़। किसी साहित्य की महानता सर्वप्रथम उसकी विषय वस्तु की महत्ता, उसके विचार के मूल्य तथा उसके रूपों के सौंदर्य में निहित होती है। अब विचार क्या कर रहे हो आप? पर अब विचार कुछ पुस्तकें अगर परमात्म तत्व का विचार कर भी रही हैं, आपने एक मूल्य निर्धारण कर रखा है। भोजन पकाने की बात है, ये इतनी महान विषय वस्तु नहीं है। ये भगवान की आरती की बात चल रही है तो ये महान है। यहाँ तो हर चीज़, छोटी से छोटी एक्टिविटी, जो कृष्ण प्रेम के पुस्तक में एक पत्र है श्री अरविंद का, उसमें एक ट्रेल है, मतलब साहित्य है, कला है, संगीत है। ये एक बड़े ही प्रचलन के अंदर है, इनको किसी को भी आध्यात्मिक बता दिया जाता है। कितने-कितने हमारे जो ये फ़िल्म के संगीतकार हैं और हैं, एक भजन गाएँगे, फिर आके परमात्म तत्व की बात करेंगे, भजन गाएँगे ये, फिर कहेंगे ओहो! ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, दूसरे भी कहेंगे, हाँ, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। उसका कोई विशेष इससे कोई लेना-देना है नहीं। यहाँ तो हर चीज़, हर एक्ट तो उसमें ये बात है कि संगीत, कला और ये साहित्य है या जो भी कोई चीज़ें हैं, आर्ट, म्यूज़िक, पोएट्री, ये सारी की सारी क्या ये कोई आध्यात्मिकता, ये एक आपका कोई चीज़ बनाना, पैकिंग करना, कुछ भी आध्यात्मिकता हो सकती है। हाँ, आप जितने ही निचले लेवल पे हो, उतना ही आपके लिए ये ठीक है और जितना ही आप ऊपर जाते हो, रूप की प्रधानता नहीं रहती। आप निचले स्तर के ऊपर हो, रूप की महत्ता है, तो आपके लिए कला, साहित्य, संगीत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पशुता से निकालेगा कौन? आपकी यांत्रिकता से निकालेगा कौन? जितना ही नीचे हो, रूप की इम्पोर्टेंस है, बाहरी। ज्यों-ज्यों ऊपर असेंड करते जाते हो, रूप गौण हो जाता है। फिर आपका हर मूवमेंट, माँ का किसी को ब्लेसिंग पैकेट देना, इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है किसी के लिए? उनको प्रणाम करना, उनके संपर्क में आना, उनके लिए साड़ी में कसीदा करके लेके आना, अब ये तो कोई पद्धति नहीं हो सकती साधना की। आप किसी पुस्तक में इसको पद्धतिबद्ध नहीं कर सकते। और ये सारे के सारे, और ये भी नहीं कि मैं ये कर लूँ या ये कर लूँ, माँ ने तेरे को ये कहा ना, एक व्यक्ति को कहा बेटा तू यहाँ जो स्टेयरकेस है तू यहाँ, माँ के जाने के बाद भी वो तो अंत तक वहीं। या फिर बालकृष्ण जी को कहा कि तेरे को सप्ताह के अंदर यहाँ या जाना है। लास्ट के अंदर हार्ट की भी दिक्कत है, दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, तो कहा ना भैया मैं तो रिक्शा नहीं करूँगा, माँ ने इतने का मेरे को अलावेंस कर रखी थी, मैं तो। अब दूसरा कहता है यार प्रैक्टिकल बात इसमें और बेटर कर लेता माँ का काम। अरे यार आप
उस आत्मा की डिसाइसिवनेस के ऊपर खड़े हो और फिर जगत को देखो। आप अपनी बुद्धि से आकलन कर रहे हो जो आपको खूब बढ़िया से चरा रही है, मैनेज कर रही है वो आपको। आप आकलन किस चीज़ का कर रहे हो? बात उस एक्ट के अंदर नहीं है, उसके पीछे क्या बात है उसमें है। अगर उस भाव में हो सकता है वो दूसरा निर्णय करता तो भी ठीक था, वो नहीं करता तो भी ठीक है। बात तो उस डिसाइसिवनेस की है, बात तो उस कमिटमेंट की है कि वो बार-बार, बार-बार कंसिडरेशन अपनी लोअर इंस्ट्रूमेंटैलिटी का नहीं कर रहा। किसी दूसरे तत्व को लाके उसके स्थान के ऊपर बिठा रहा है, वो मेन बात है। बाकी वो एक टैक्सी कर लेता तो भी उसमें कोई बात नहीं, वो नहीं कर लेता तो भी कोई बात नहीं। जिसको सामान्य तरीके से आप मूर्खता बताओगे या इम्प्रैक्टिकल तरीका बताओगे या कह देगे यार इसके अंदर तो तू यूँ करता तो तेरा ये काम बेटर हो जाता। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो वाली चीज़ें हो जाती पर इसमें तो मारे जाते। अरे उसने 4 बार तेरे से प्रॉमिस किया, तू 5वीं बार भी तैयार है। मूर्खता है और हो सकता है निश्चित मूर्खता हो। भीतर से आपको ये है कि ये 5 बार नहीं ये 20 बार धोखा दे दे, तो भी वो संभावना कीमती है। मैं नहीं कह रहा कि हर जने के साथ आप 20 बार, 50 बार, 100 बार या जितनी बार भी और हो सकता है भीतर से महसूस हो वो एक जने के साथ करो। ये बहुत ही विचित्र चीज़ है पर मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन में आधार हमारा क्रिया का, देखने का और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये सूक्ष्म भेद हैं। वो साहित्य सामने लाने का प्रयास करता है। क्या चीज़ ला रहा है वो? ये सारी चीज़ों को दर्ज कर रहा है। जो मानवता की सबसे कीमती चीज़ें हैं, ये है हमारी आप कितने ये भूतहा रूप पैदा करते हो या आपके ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कदम मेरे उठते नहीं। डिसाइसिवली ये नहीं कि आज के बाद जीवन माँ का है और इसमें क्या बवाल है और मुड़-मुड़ के ये थोड़ी मैं देखूँगा कि मेरे तो 50 नौकर थे, मेरे इतना बड़ा साम्राज्य था या मेरे ये था। गया वो और आनंद के लिए गया। ये थोड़ी है कि मैं कोई बाद में बैठ के ओहो! अपने तो ये था। वो नहीं कि पिंड छूटा मेरा तो। माँ की कैसी कृपा रही, वही यमुनाचार्य वाली सी बात। आत्मा की क्या स्थिति चाहिए? उस स्थिति को, उस बात को, उस भाव को शब्द अपने आप के अंदर कैरी करते हों, सामने लेके आते हों, वो ही भावों को उद्दीप्त कर देते हों पाठक के अंदर। जैसे कला, वो चीज़ को लाके यहाँ डाल रही है, उसको सामने एक्सप्रेस कर रही है, शब्द तो उससे ज़्यादा पावरफुल है। शब्द तो ज़बरदस्त पावरफुल है, पर साथ ही इसमें निहित होती है वाणी की कला की ऊँची से ऊँची शर्तों को पूरा करता हुआ किसी जाति, युग एवं संस्कृति की आत्मा और जीवन को या उसके जीवंत और आदर्श मन को उसकी किन्हीं महत्तम या अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्माओं की प्रतिभा के द्वारा प्रकट और उन्नत करने में वह किस हद तक उपयोगी होता है। ये तो सेंटेंस ही भयंकर पेचीदगी से भरा हुआ है, देखो आप। साहित्य की महानता सर्वप्रथम विषय वस्तु की महत्ता, ये तो ठीक है, ये बात तो आप सारे एग्री करेंगे इससे। हाँ, महत्ता, पर वो महत्ता मतलब हमने जो वर्गीकरण कर रखा है चीज़ों का, उस महत्ता से कोई लेना-देना नहीं है, कि इसमें तो परम गुह्य तत्व है। उसमें आप मैं कह रहा हूँ कि पैकिंग कैसे करनी चाहिए उस शास्त्र के अंदर, यदि माँ के निहित आपको ये है, तो आपके लिए तो वो शास्त्र हो गया। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, अगर उस समय आपको वो नहीं विषय वस्तु तो इसकी मैं तो खाली एक इसको पोएम सिखा रहा हूँ। अरे वो पोएम नहीं रहेगी। वो तो ख़ैर आपने ट्रांसम्यूट कर दिया। विषय वस्तु पहले तो विषय वस्तु आप विवेचन किसका कर रहे हो? यहाँ विवेचन कला ही नहीं कर रही उस चीज़ का, क्योंकि यहाँ तो बताया ना कला और यहाँ का दर्शन एक है। कला उसका माध्यम है। जितना ट्रांसपेरेंटली या जितनी वफ़ादारी से वो काम करती है, उतनी वो कला है। शब्द तो और ज़्यादा ये तो कह रहे हैं शब्द और ज़्यादा पोटेंट है। काम वो ही करता है। क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ का चाहे धर्म हो, कला हो, साहित्य कुछ भी हो, एक ही ताना-बाना है, एक ही वेफ्ट है, वही वैदिक चीज़ को लेके आता है, मतलब और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं है। तो बात तो वो की वो है। पर अब इसके अंदर विषय वस्तु क्या है, उसकी तो इम्पोर्टेंस है ही, उसके विचार के मूल्य तथा उसके रूपों के सौंदर्य में निहित होती है।
ठीक है, ये तो एक चीज़ तो ये हो गई। पर साथ ही जो एक्सप्रेसिव पार्ट है, ये तो कंटेंट पार्ट है, विषय वस्तु, विचार और उसके विचारों का रूप, किस रूप में श्री अरविंद ने दिव्य जीवन का महाकाव्य बना दिया उसको। वो ही एक कथानक आप बेसिक फ्रेमवर्क, कोई दूसरा व्यक्ति जो श्री अरविंद के संपर्क में न हो, वो यही कहेगा भई ठीक है, इन्होंने बढ़ा के एक काव्य का रूप दे दिया, बाकी बात वही है जो महाभारत के अंदर है। आप कहोगे बात वो कहाँ है? पर ये बात तो हम भी तो नहीं कह सकते ना कि इसमें क्या है, वो तो डिफरेंसेस जो ऑलरेडी छप चुके, बता चुके कि भई ये डिफरेंस है इसमें, ये इतना है ये वाली चीज़, और वो भी आप बाहरी प्लॉट में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, कि इसमें तो जो है ये पूरा नया आयाम जोड़ा है। सावित्री की जो तपस्या है वो तो उसने इस तरीके से नहीं की। तो और सावित्री की तो है, पर इसके अंदर जो अश्वपति की है, उसका तो कहीं कोई उल्लेख उस तरीके से है नहीं। और फिर बाद में इसका खुद का ही अपना एक विशेष तरीका है कि कैसे भीतर के लोकों में ये जाती है। वो वहाँ वर्ल्ड स्टेयर के अंदर जाता है, उसके परिणाम स्वरूप सावित्री आती है। ये बातें तो उसमें भई ये तो, पर ठीक है, अब कवि की कल्पना है उसके अंदर, जब श्री अरविंद बढ़ा ही रहे हैं तो उसको क्या दिक्कत है? ये कवि तो ये काम करता ही है। तो इवन आपके जो दूसरे कवि होंगे, जो अच्छे रेप्यूट वाले होंगे, वो भी कहेंगे अच्छी कविता है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। कि उन्होंने एक अमर गीत, एक एक महाकाव्य, और खाली काव्य नहीं, पूरा आपको आगे भविष्य लिख दिया आपने, निर्माण कर दिया। रच दिया उसको काव्य के रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप से सारे जगत को वहाँ रच के छोड़ दिया। अब बस ये है कि जो उसके संपर्क में कुछ सेंसिटिव हैं, वो तो उसके अभी भी प्रवेश कर सकते हैं, उसमें जी सकते हैं और उसको यहाँ मूर्तिमान करने की तैयारी कर सकते हैं। जिनके लिए नहीं है, अब यही एक ही वर्णन आप देख लो आप, कितना फ़र्क पड़ गया। तो एक तो रूप का सौंदर्य, इन रूपों के अंदर वो ही कथानक, उसको इन रूपों के अंदर, इस सौंदर्य के अंदर आपको बड़ा अच्छा है। पर ये कहने से भी हो सकता है वो गुदगुदा दे, सावित्री की सारी और भाषा भी समझ में आ जाए, उसमें क्या कह रहे हैं, उससे प्रवेश थोड़ी हो जाता है। आप बड़ा उसके ऊपर अच्छा व्याख्यान कर देंगे, उसकी एक-एक शब्द समझा देंगे, पर स्तर तो रुका है भई। मैं खूब अच्छे से इस रूम के अंदर की एक-एक इंच को, एक-एक पॉइंट को ट्रेस कर दूँ और खूब अच्छे से समझा दूँ। दायरा तो यही है। दायरा तो टूटा नहीं, मेरी चेतना का वो एक स्तर है। तो रूपों के सौंदर्य में निहित होती है, ये तो कंटेंट हो गया। पर साथ ही इसमें निहित होती है वाणी की कला की ऊँची से ऊँची शर्तों को। अब वाणी की जो कला है, स्पीच, उसकी अपनी क्या शर्तें हो सकती हैं। भाषा की जो भी शर्तें हैं, इसमें ये नहीं कि आपको शास्त्र ने कहा कि भाषा का प्रयोग ऐसे करो, ना, कि वो कोई भाषाविद रहा हो, नहीं। तो वो शर्तों को पूरा कैसे करो? क्या करो आप? को पूरा करता हुआ किसी जाति, युग एवं संस्कृति की आत्मा और जीवन को, यहाँ जिस चीज़ को आप सामने लेके आते हो, एक व्यक्ति कोई चीज़ को लाके सामने रखता है, पर वो व्यक्ति अपने आप में अकेला नहीं है। उस व्यक्ति के माध्यम से उस जाति, युग और संस्कृति की डीपेस्ट चीज़, जैसे श्री अरविंद के अंदर भारतीय संस्कृति ने सारी वाणी तो कह दी अपनी। एक एक ही व्यक्तित्व की बात थोड़ी है, यहाँ तो पूरी संस्कृति ने अपने इतिहास, वर्तमान और भावी सारा ला के सामने रख दिया। आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे मान सकते हैं? यहाँ की सारी कला ने अपने आप को पूरा रहस्य सामने ला के रख दिया। साहित्य के अंदर तो इन्होंने खुद पराकाष्ठा की, अंग्रेजी को ही, कि ऐसे भी काम में लिया जा सकता है, मंत्र बनाया जा सकता है अंग्रेजी को। संस्कृत तो स्वयं अपने आप के अंदर वो चीज़ कैरी करती है। संस्कृत का तो शब्द ही अपने आप के अंदर जो मूल बात है, जो मूल भाव है उस वस्तु का, उसको बोलता है। तो प्रलय के बाद भी संस्कृत तो स्वतः अपने आप आ जाएगी। पर जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, ये तो ये बातें कैरी नहीं करती। उसमें ही ये चमत्कार साधित कर देना। संस्कृत में लिखते तो एक अलग बात थी। संस्कृत तो सहज रूप से वो चीज़ें अपने में कंटेन करती। एक शब्द आपको इतने अर्थ
कि आप उसका बौद्धिक रूप से चाहे पूरा एक ग्रंथ कर दो, एक सूत्र का। भई ईशोपनिषद के ऊपर ही कमेंट्री लिखनी शुरू करी थी, लाइफ डिवाइन के रूप में बन गई। जबकि ईशोपनिषद के अंदर कितने एक सूत्र हैं आपके? 17-18 सूत्र हैं वो। उसको अगर आप खोलो, एक सूत्र को नहीं खोल सकते। तो वाणी की तो बात है ये। जो भी रियलिटी है, आई तो वाणी में से ही है। और किसका है ये? किसका दर्पण है? जाति, युग एवं संस्कृति की आत्मा और जीवन। उसको लाके आपने यहाँ चित्रित कर दिया, और ऐसा चित्रित कर दिया, इंडेलिबली चित्रित कर दिया आपने, या उसके जीवंत और आदर्श मन को। जीवंत उसका जो विविड और आदर्शात्मक मन है। रामचरितमानस कितने स्तरों के ऊपर काम कर रही है। आपको आदर्श भी प्रदान कर रही है, और उसके अंदर जाति, युग और संस्कृति की आत्मा, अगर वो उसी समय की होती और आज की न होती, तो हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है। प्रतियां सारी की सारी बिक गई राम मंदिर होने के बाद में, तुरंत ऑनलाइन इन्होंने कुछ समय के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी, और उसकी भी करोड़ों अरबों जो हैं सॉफ्ट कॉपियां निकल गई। हिंदी, अंग्रेजी, छोटे संस्करण, बड़ा संस्करण, ये वो सारी साफ हो गई एकदम। सारे लोगों ने, मतलब क्या चीज़ है ऐसी? खाली इस भाव से भावित हो गए साहब, एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है या उसका विमोचन हो रहा है। आप सामान्य कैसे मान सकते हो इसको? कैसे मैनेज किया जा सकता है पूरे में? पूरे विश्व में ये चीज़ कैसे मैनेज की जा सकती है? और यदि की जा सकती है तो उसकी इम्पोर्टेंस सोचो। अगर ये ही चीज़ की जा सकती है तो सारे बिज़नेस टाइकून्स हैं, वो तो चाह रहे हैं कि वो मैनेज कर लें। कौन-सी कंपनी है जो यही तो मैनेज करना चाह रही है, पर हो कहाँ रहा है? समय विशेष के लिए कर पाती है। और वो भी आपके निचले से निचले भागों को टारगेट करके, आपके प्राण को, आपके भौतिक को, आपके इसको, उसको, और बहुत ही मेहनत करके कुछ समय के लिए कि भई ये कर लो तो हो जाए, नहीं तो आउट ऑफ फैशन। रात-दिन कितनी कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वही टेक्नोलॉजिकली तो आप एकदम आउट हो, यदि रात-दिन आप कितनी ये जो इनके सीईओ बन रहे हैं आपके गूगल वगैरह के, कितना पैसा दे रहे हैं, किस चीज़ का? वो दूसरों का खून चूसते हैं, वो तीसरों का। और धीरे-धीरे उन जो नीचे वाले हैं, उनको भी पता है ये एआई आने के बाद में आपकी तो कोई है नहीं, नौकरियाँ गई, छँटनी कर देंगे, क्यों रखेंगे उनको? तो ये प्रतियाँ जो आपकी रामचरितमानस की ओर की ये प्रतियाँ निकलना कैसे मैनेज हो रही है ये सारी चीज़ें? साहित्य कैसे कर पा रहा है ये? जाति, युग, संस्कृति की आत्मा और जीवन को, या उसके जीवंत और आदर्श मन को, उसकी किन्हीं महत्तम या अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्माओं की प्रतिभा के द्वारा, महत्तम या अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्माओं की प्रतिभा के द्वारा, ये प्रतिभा एक्सप्रेसिव पार्ट के ऊपर हो सकती है। मतलब ये प्रतिभा, जो व्यक्ति साहित्यकार है, वो एक प्रतिभा हो सकती है। महत्तम और अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्मा की प्रतिभा, उसकी जीनियस, या ये एक मूर्तिमान रूप ले सकती है किसी कैरेक्टर का, भगवान कृष्ण, या आपके पांडव पक्ष, कौरव पक्ष। ये साहित्य में भी आपके रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके की स्पिरिट्स या सोल या ऐसी पर्सनैलिटीज़ ये हो सकती हैं, जिनके माध्यम से आप सारा अपना कथानक बुन देते हो, उसके इर्द-गिर्द। सीता जी का कैरेक्टर है, भरत जी का कैरेक्टर है, हनुमान जी का कैरेक्टर है। महत्तम और अत्यंत संवेदनशील, ये इस पार्ट पे भी हो सकती है, और ये यहाँ एक वाल्मीकि भी हो सकता है, एक वेदव्यास, कालिदास। ये महत्तम और अत्यंत संवेदनशील प्रतिनिधि आत्मा, इनकी प्रतिभा भी हो सकती है। इनके द्वारा प्रकट और उन्नत करने में वह किस हद तक उपयोगी होता है। तो साहित्य की महानता इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। अब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम इसको ट्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे। पहले तो ये कुछ आइडिया है, ये कह क्या रहे हैं। पहले तो ये सेंटेंसेस समझना बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो क्या लोच आना शुरू हुआ है इसके अंदर। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा भारी है।
कोशिश करेंगे अगर हम कुछ नज़दीक जा पाए। पर अग इसके अंदर इतनी कीमती चीज़ है, इसकी एक बूँद भी हमारे जीवन को ये इतना ज़्यादा प्लावित कर देगी, इसकी एक बूँद भी, बहुत ही कीमती है। अब इसमें कोई बात है क्या विवेक? इस सेंटेंस से आगे तो नहीं जाएँगे। नहीं भैया, बात तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार जो शब्दों पर रुक कर बता रहे हैं, उससे एक आइडिया भी मिल रहा है कि किस प्रकार आगे बढ़ना है और क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य साहित्य में श्री अरविंद का तो सारा व्यक्तित्व, उनकी बात, उनकी सारी फिलॉसफी शब्द के रूप में अभिव्यक्ति है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएँ और इस गंभीरता से उसको उसके अंदर प्रवेश करें, सबसे हाईएस्ट चीज़ और सबसे पोर्टेंट लैंग्वेज के अंदर हमारे लिए तो श्री अरविंद हैं भई, उन्होंने सामने रखी है। सावित्री उसकी परिणति है, पर और दूसरे जो चीज़ें हैं, पैसेजेज़ हैं, वो कोई कमज़ोर नहीं है। तो वो कर क्या रहे हैं? वो सामने किस तरीके से चीज़ को लेके आ रहे हैं? और भाषा की शर्तों को, काव्य की नींव जिसके अंदर प्रोज़ है या आपके ये है, सारों की अपनी-अपनी शर्त है। क्या वो शर्तों के तय दायरे में रह के लिखता है या शर्त अपने आप में पूरी होती है? अब ये कई चीज़ें हैं, ये तो कितनी चर्चा करी जाए, पर ये तो ख़ैर आज शुरुआत है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम जैसे कला को साहित्य में और ज़्यादा, साहित्य में कुछ हम उदाहरण लेना चाहेंगे, यदि कहीं मिल जाएँगे तो। किसी विचार को, किसी चीज़ को स्पष्ट लाने के अंदर। ये देखो, वो थोड़ी-सी वो मेरे पार्ट पे अगर मेरे को समय मिला और मैं मेहनत कर पाया, तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए ऐसे इलस्ट्रेशंस सामने, क्योंकि ये बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य है ये सामान्य कार्य नहीं है। ये एक विचार को जितना ही आप उस पे लाओ और रिवील करता है, और श्री अरविंद ने, माँ ने क्या कहा है, ये ही इसी अप्रोच से अगर चलेंगे तो कुछ, तो आप भी इस पे थोड़ी-सी अपनी तैयारी, और इंडेक्स अपना इंग्लिश वाले में दिया हुआ ही है, तो जगह-जगह, जगह-जगह उसको क्रॉस रेफरेंसिंग से पढ़ना शुरू कीजिए। हुँ। ठीक है देविका जी, कोई बात? हाँ जी, हम किसको ठीक है, रविकांत जी, रिफ्रेश नहीं, कुछ नहीं कहना सर। दीपक, नहीं पंकज, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है। दीपक जी, हाँ जी, कुछ नहीं। ठीक है। इसके इलस्ट्रेशंस में और कोशिश करूँगा अगर मिल जाएँगे। तुरंत में जो आ रहे हैं वो तो ख़ैर, वो तो निश्चित ही मैं कोशिश करूँगा कम्युनिकेट करने की, पर कुछ डायरेक्टली की भी इस बारे में, पर कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अप्रोच से परे हैं। वो अप्रोच करना, उसके लिए मानसिकता में शिफ्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप संकेत ही नहीं पकड़ पाएँगे। अब ये बात आज विशेष एक रही, जो कि मैंने कोई फ़ॉर्मूलेट नहीं करी। व्यक्ति कहता तो तैयारी तो होती ही है, जैसे कुछ लोग हम में से इस बात को बोलते हैं। अगर आप इसके पीछे के, आपके साथ जो खेल खेला जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है इस नाम से, कि देखो तैयारी तो होती है ना, इसकी ये तैयारी ऐसे है। ये साइकोलॉजिकली खूब अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तैयारी मतलब कोई उम्र तो होगी उसकी। 80 साल का आदमी कह रहा है तैयारी, तो अब तो तैयारी है फिर तो तेरी। तो ये खूब बढ़िया से आपकी साइकोलॉजी मैनेज कर रही है। ये आपको जान जाना चाहिए उसके पीछे की बदमाशी को। तो न तो आप साहित्य के जो पीछे के गहरा स्वर है या शब्द है, उसको कभी नहीं जान पाएँगे। अगर इसकी आपकी कीमत है, तो डिसाइसिवनेस लेके आओ इसको। ये हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि भई वहाँ ये जाते हैं तो इससे ये तैयारी, पता नहीं वो कभी भी क्यों मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगती ये बात। अब ये डिसाइसिवली एक आज अपने आप में ये आई, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में अनंत है, वो चक्र भी अपने आप में चलते रहोगे, जीवन दर जीवन। ये जब तक डिसाइसिव निर्णायक ये जब तक नहीं आता, उसका कोई अंत नहीं है। और आप ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति की तैयारी है, उसको खुद को नहीं पता है,
और जो दूसरा कह रहा तैयारी हो रही है, मतलब आपको तो पता चल ही गया। जो ये कह रहा तैयारी हो रही है, उसको तो अपने गंतव्य का पता चल गया, वो बदमाशी कर रहा है। जिसको नहीं पता वो तो कह रहा है यार जितना समझ में आ रहा है, वो सिंसियर आदमी है। वो कह रहा है जितना पता चल रहा है उतना तो मैं अपने जीवन में लेके आ रहा हूँ। वो तैयारी वैयारी की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा जितना समझ में आ गया उसको तो मैं जीऊँगा। उसकी तैयारी नहीं है। तैयारी शब्द वो काम में ले रहा है, जिसको पता है अभी जाना तो माँ के पास है। देखो अब ये बीच की तैयारी है। ये तैयारी तो आप अरे स्ट्रेच है ये। ये तो एक ऐसा स्ट्रेच है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेच है। अनंत जीवन काल तक भी चल सकता है ये स्ट्रेच, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैनेज करने की बात है इसको। बहुत प्रेम से किया जा सकता है। पूरी मनुष्य जाति को कर रहे हैं ना मैनेज, तो हम ऐसी क्या आफत हैं? आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो क्या देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, कि हम जो जस्टिफाई करते हैं अपने लोअर को, हम इसलिए करते हैं इसको कि भी हम अभी तैयारी चल रही है माँ के प्रति। वो कि भी तैयारी ही जस्टिफिकेशन है एक तरीके से। तैयारी को, वो तैयारी वियारी कुछ नहीं है वो। बिल्कुल। अब आप इस स्टेटमेंट की फैलेसी देख सकते हो। ये स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट नहीं है। अब देख सकते हो। अब ये एक सूक्ष्म भेद है ना, जो इतने दिन से भाषा के द्वारा ही तो आया। कि पहले आप भी इस भाव से या इस स्टेटमेंट से खूब परेशान रहे हैं। यहाँ वहां जाते हैं, उन सत्रों के अंदर कहीं भी जाते हैं। ये मैं कभी भी इससे कंफर्टेबल रहा ही नहीं कि ऐसे कैसे होता है अभी। जब एक तत्व समझ में आ गया, आदमी झोंकता क्यों नहीं? अच्छे भोजन की समझ में आ गई तो आदमी कहे यार मुंह में ले इसको खाओ। इसमें इतना विचार कि तू सेव का वर्णन कर रहा, भैया मुंह में दे मेरे को। आप किसी सेमिनार में जाओ जो सेव का वर्णन कर रहे हो, तो कोई भी समझदार आदमी कह देगा भाई साहब एक एक सबके हाथ में दो ना। बातें बाद में करेंगे, बातें और मीनिंगफुल हो जाएगी, सेव खाते खाते ना करेंगे। यहाँ कोई ये नहीं, सब बार 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 बार। जी उनकी भी सत्र की भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी है, उसकी भी है। ये आपके स्टेटमेंट की हवा इससे निकल जाती है। ये जीवन भर नहीं समझ में आता ये। तो मैं कह रहा हूं हिम्मत करो, पदार्पण करो बस। एक दिन भी वेस्ट नहीं जाए इसके लिए। काम की बात तो है ये। इससे क्लियर और मैं नहीं कह सकता। जो आपके साथ धोखा हो रहा है वो मैंने साफ बता दिया। क्या आप इसको देख पा रहे हैं ना देविका जी? पहले तो आप खुद ही कह रहे थे ये बात। हाँ जी। जैसे पहले वो वहां जा रहे हैं तो देखो उनकी प्रारब्ध की तैयारी, इसकी उसकी ये। अरे तो अगर उसको ये पता चल गया कि मेरा ये गंतव्य है फिर नहीं जा रहा, तो बदमाश तो है ही वो। और जो आदमी सिंसियर है उसको जितना पता चल गया वो अपने जीवन में डालेगा। तो आपको क्या पता किसकी तैयारी है नहीं है? लोगों की वहां तैयारी हो रही है। तेरा ठेका है क्या लोगों का? तेरे क्या है मन में ये बता। माँ का ही कार्य करना है। कब? मेरी तैयारी हो रही है। ये डायरेक्ट कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कभी भी बड़े अनकंफर्टेबल। कौन आएगा यहाँ? कौन दोबारा यहाँ वापस आएगा ये बातें सुनने के लिए? ये इसलिए बड़ी बहुत कड़वी लगती है ये चीजें। पर ये आप बिल्कुल साफ-साफ इसको स्पष्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बिल्कुल कोई सेंस है ही नहीं, सब्सटेंस है ही नहीं। क्यों विवेक, समझ में आ रही है क्या ये कि अब ये चर्चा में आ गई ये बात? हाँ भैया। इसको बार-बार, बार-बार अपने समझो। दुनिया जो है सो है, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं दुनिया की। अगर आप नहीं रहे इसमें, आप नहीं आए, तो आपकी दुनिया तो वहीं लुटी हुई है और दुनिया एक्स्ट्रा है कहाँ? तो इस विचार से रोज हमारा कमिटमेंट साफ एकदम स्पष्ट होता रहे। कोई दलील बचेगी नहीं। मानसिक स्तर पे श्री अरविंद कोई दलील छोड़ेंगे ही नहीं। आप धोखा दे सकोगे ही नहीं अपने आप को। फिर भी आप देखोगे ये प्रकृति, ये यांत्रिक प्रकृति है, वो तो फिर भी अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेगी, बुद्धि तो नहीं। रात दिन आपके लिए जीना मुश्किल कर देगी वो। अरे क्या ये कर क्या कर रहे हैं हम? ये बात अभी कम्युनिकेट करना तो उसके नेसेसरी इमेजेस बनाना, मैं वहां जा रहा हूँ वहां मुश्किल है, अभी तो सुनवाई ही नहीं है। और वहम ये है कि हमको समझ आ रहा है, हम सत्र करते हैं, हम इसकी भी सुनते हैं, उसके भी, हम कई जनों को बुलाते हैं, उनके व्याख्यान भी सुनते हैं। अरे तो फिर बाद में अगर व्याख्यान सुने होते, तुमने सेव का व्याख्यान, उनकी पुस्तकें पढ़ी होती, तुमने एक टुकड़ा लेके मुँह में देखा, तैयारी चल रही है उसकी, उसका प्रयास चल रहा है, विचार कर रहे हैं उसके ऊपर कि हम एक दिन ज़रूर खाएँगे। तो ये विचार चलता ही रहेगा, आप नहीं खाओगे। तो रिक्वेस्ट आपसे सारों से यही है कि थोड़ा इसके विषय विषय में विचार कीजिए।
जगत ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, उससे अलग आयाम हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अलग आयाम हैं। हम जो मान रहे हैं जगत को वैसा हो तो बहुत ही डिप्रेशन में आ जाएं हम, अरे ये ऐसा जगत है। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री जय श्री जय श्री